वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या प्रश्न है? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर पजेस ग्रुप प्रॉपर्टी अथवा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन में चाहे ये आ जाए ग्रुप प्रॉपर्टी के लिए अथवा ये दोनों एक ही हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है किसके लिए बोल रहा है? कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तो तुरंत दिमाग में आएगा कंट्रावेरिएंट मीन्स कोई सिंबल है और केवल एक इंडेक्स ऊपर है। यहीं यदि कोवेरिएंट बोलता तो सिंबल के नीचे सब स्क्रिप्ट होता। तो ये ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझना है कि इसमें कंट्रावेरिएंट बोलता है तो हमको इंडेक्स एक रहेगी। तो प्रूफ करेंगे। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोगों को एक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा है एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा है एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यदि एक्स आई में कोई ए आई ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है और इसमें ए बार आई है और इसमें ए डबल बार आई, तो इसका इससे रिलेशन होगा और इसका इससे रिलेशन होगा और फिर हम प्रूफ करेंगे कि इसका सीधे इससे रिलेशन है। तो सिद्ध हो जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? सो लेट ए आई ए बार आई and a double bar I are components of contravariant vector let ai, a bar I and a double bar I are components of contravariant vectors in xi, x bar I, x double bar I coordinate systems respectively. क्लियर है? ये हमारे तीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं अथवा तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ए आई से ए बार आई में क्या रिलेशन होता है, ए बार आई से ए डबल आई में क्या रिलेशन होता है, तो हम पहले के तीसरे से दिखा देंगे। सो नाउ पहले हम इन दोनों में देखेंगे। तो ए बार आई इज इक्वल टू, अब ये तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इस जो यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो इच्छा हो लिख सकते हैं। यहाँ ए बार एल या एन जो लिखना हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम आई लिखें तो आप आई ही लिखिए। ठीक, इसमें समझना है। जो डमी होती है डमी समझते हैं हम लोग। तो ए बार आई इज इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स ए ए ए। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट, मतलब ये रिलेशन हो गया हमारा नॉन बार और बार में। अब अपना उद्देश्य है इसी को देख करके सिंगल बार और नॉन डबल बार में रिलेशन रखें। तो देखिए आल्सो ए डबल बार हम लिख दिए जे। अब आप कहें आई क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आई और ए ले चुके, हमारे पास तो कई इंडिसेस हैं। जैसे लिखना हो, हाँ, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल एक्स डबल बार जे अपॉन डेल एक्स बार आई। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा ये डबल बार जे है ना, ये ए बार आई। अब आप कहेंगे यहाँ हम नहीं लिखेंगे आई, हम लिखेंगे एल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ एल। आई क्या है? यहाँ डमी है। यदि एल लिखेंगे तो एल डमी होगा। आगे समझ में? अच्छा, अब एक और दो से यहाँ यदि ए बार हम एल लिखते तो यहाँ से हम ए बार एल का मान यहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे। क्योंकि आई क्यों लिख दिए? सुविधा के लिए कि आपको समझ में आए कि ए बार आई का मान सीधे यहाँ से रख देंगे। आ गया समझ में? यदि हम यहाँ ए बार एल लिखते तो हम ए बार एल का लिखते तो यहाँ एल एल कर देते। तो फ्रॉम 1 and 2
1 and 2 implies। समझ में आ गया? इससे जो है वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो a डबल बार j इज इक्वल टू डेल एक्स डबल बार j अपॉन डेल एक्स बार i, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डेल एक्स बार i अपॉन डेल एक्स a। अब डेल एक्स बार i डेल एक्स बार i कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a डबल बार j इज इक्वल टू डेल एक्स डबल बार j अपॉन डेल एक्स a। तो सबसे पहला इक्वेशन है रिलेशन बिटवीन बार टू नॉन बार, सेकंड इक्वेशन है डबल बार टू सिंगल बार, और लास्ट में मिल गया डबल बार टू नॉन बार। क्लियर है? देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर possess transitive property or group property। Therefore, transformation of contravariant vector possess transitive प्रॉपर्टी और ग्रुप प्रॉपर्टी। तो केवल आपको 3 स्टेप ध्यान रखना है बस। पहला रिलेशन ये पहले से मालूम है, दूसरा रिलेशन ये, अब इन दोनों की सहायता से निकालना है। तो बस ध्यान देना है कि यहाँ पर गड़बड़ी नहीं करनी है कि यहाँ आपने यदि आई लिखा है तो आई से मतलब कुछ नहीं है। यहाँ हमको इंडेक्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में होगी। यहाँ पर हमने जे लिखा, यहाँ पर आई लिया, यहाँ एल लिखते हैं तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो डेल एक्स बार एल अपॉन डेल एक्स से ए आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया।